बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोडक्ट लाइफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। ख़बर यह है कि वज़ारत दाखिला ने हुकूमत से इमरान खान को गिरफ़्तार करने की इजाज़त मांग ली है। उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हैं और उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा मुकदमा दर्ज करने के लिए ज़ेर इल्तवा है। हुकूमत खान साहब को गिरफ़्तार करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? क्या खान साहब एक बार फिर लॉन्ग मार्च की तैयारियों में है और उनकी लॉन्ग मार्च की जो तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए हुकूमत उन्हें गिरफ़्तार करना चाहती है, या इसकी वजह कोई और है? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें तमाम सियासतदानों के असासे अनवेल किए गए हैं, जिसके मुताबिक खान साहब के असासे सबसे ज़्यादा बड़े हैं पिछले 2-3 साल में और बाकी सियासतदानों की निस्बत। तो किस सियासतदान ने क्या बनाया, कितना माल कमाया, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट है जिसमें सियासी रहनुमाओं के असासों की तफसीलात सामने आई हैं। तो अब बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। ये इंकशाफ किया हुकूमत ने कि उनके ऊपर 19 मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज हैं, 16 मुकदमा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हैं। खान साहब अबूरी ज़मानत पर हैं और प्रोटेक्टिव बेल है उनकी। जब उनकी प्रोटेक्टिव बेल ख़त्म होगी तो हुकूमत उन्हें गिरफ़्तार करने का इरादा रखती है, लेकिन उन पर जो सबसे अहम इल्ज़ाम है, बड़ा इल्ज़ाम है, उसके हवाले से मुकदमा अभी पेंडिंग है। वो दरख्वास्त थाने में मौजूद है, वो दरख्वास्त वसूल करके सील कर दी गई और वो दरख्वास्त ये है कि उन्होंने 2 सूबों के अवाम के साथ मिलकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, जो कि आइन और कानून की भी खिलाफ वर्जी है और ये बगावत के ज़ोरे में भी आता है। 2 सूबों की पुलिस से मुराद ये कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, और इसके अलावा उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की फोर्सेस के साथ मिलकर जो लॉन्ग मार्च किया था, वो लॉन्ग मार्च दर हकीकत वफाक पर हमला तस्वर किया जाता है। अब भी खास साहब दोबारा तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत उन्हें मौका देगी कि दोबारा लॉन्ग मार्च करो और उसी तरह हमलावर हो जिस तरह पहले हमलावर हो चुके हैं? और हुकूमत का ख्याल है कि इस बार खान साहब लॉन्ग मार्च की हिम्मत नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब इस बात का दावा करें कि इस बार उन्हें अटक पुल भी क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा और हुकूमत ने इस बार पूरी तैयारी कर रखी है और वो लॉन्ग मार्च को निकलने से रोक लेंगे। खान साहब जितनी मर्जी कोशिश करें लेकिन वो लॉन्ग मार्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन खान साहब की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और खान साहब के पास, खान साहब के दर्द का दरमाद सुप्रीम कोर्ट है। इमरान खान फौज से मायूस होकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और तो ये कि सुप्रीम कोर्ट उनके मसाइल का हल निकालेगी और उनके लिए कोई रास्ता निकालेगी। खान साहब लॉन्ग मार्च करना तो चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च करने के लिए क्या अवाम उनके साथ निकलेंगे? अब खान साहब के पास वो मोमेंटम भी नहीं रहा। खान साहब ने पिछला लॉन्ग मार्च जो किया था तो उससे पहले उन्होंने कोई 30-32 बड़े बड़े जलसे किए थे और आवाम को मोटिवेट किया था। इस बार खान साहब के पास ना वो जलसे हैं, ना उनकी वो तैयारी नज़र आती है, ना ही वो मोमेंटम बना हुआ है। ऊपर से फ़ौज ने खान साहब के बयानिए की ऐसी तैसी फेर दी है और फ़ौज इस बात की नफ़ी कर रही है कि जो साजिश के हवाले से, यानी खान साहब नैरेटिव लेके आते हैं कि जी मेरे खिलाफ साजिश हुई थी और फ़ौज ने उस साजिश को नहीं रोका, तो फ़ौज ने इस बात को कैटेगरिकली डिनाई कर दिया और इस बात का ऐलान कर दिया कि साजिश जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ हो रही है, फ़ौज के ख़िलाफ़ हो रही है, फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये खान साहब के लिए एक बड़ा धचका है और ये उस धचके से कम नहीं है जैसा धचका उन्हें हुकूमत से जाने के बाद लगा था या हुकूमत से जाने की सूरत में लगा था। तो हुकूमत से निकाले जाने के बाद खान साहब के दर्द का दरमा कोई नहीं है और उनको रास्ता नहीं मिल रहा और उनका सारा दारोमदार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर है और सुप्रीम कोर्ट उनके फ़ैसले के हवाले से, जो कि उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था और कुछ रिपोर्ट्स मांगी थी, कुछ इदारों से उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी, उसकी एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने भी रिपोर्ट जमा करा दी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। तो कोई ये की जा रही थी कि अदालत वो रिपोर्ट जमा होने के बाद एक फ़ैसला देगी और उस फैसले में आइंदा के लिए कोई लाहे अमल भी तय कर देगी कि अगर किसी सियासी जमात ने लॉन्ग मार्च करना है तो उसके लिए क्या नॉर्म्स होंगे, क्या तरीक़ेकार होगा और किस तरह ये लॉन्ग मार्च किया जाएगा। लेकिन लगता यूँ है कि ये मामला भी टाइट फिश हो गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट के आने के बाद फैसला करना है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं कर रही और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एक और मुकदमा लेके बैठी हुई है जिसके बारे में तहरीक इंसाफ का दावा है कि जो हमने एक मरासला जो है वो भेजा था सुप्रीम कोर्ट को और ये कहा था उसके ऊपर एक फ़ोरम बना दे और उसकी जुडिशल इंक्वायरी करा ले, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंक्वायरी नहीं कराई। तो मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी खान साहब को आलमोस्ट कोल्ड शोल्डर दिया गया है और ये समझ लिया गया कि खान साहब का कोई इलाज नहीं गा।
खान साहब के बयानात में, इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं है। वो मफरूज़ों के ऊपर चल रहे हैं और वो ख़याली दुनिया में रह रहे हैं और वो तहय्यालात की दुनिया में जा चुके हैं। रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस हद तक आगे चले गए कि एक झूठ की जो उन्होंने दुनिया बनाई थी उस पर वो यकीन कर बैठे हैं और अब वो समझते हैं कि उनके बगैर इस मुल्क का चलना नागुज़ीर है और जब तक उन्हें इक़्तिदार वापस नहीं मिलेगा तब तक हर चीज़ गलत है। तो वो वक्त भी आया चाहता है कि कुछ ही दिनों बाद खान साहब की तोपों का रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ हो जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल तो वो जो लड़ाई फ़ौज से लड़ रहे हैं और फ़ौज के साथ जो उन्होंने महाजराई शुरू कर रखी है और फ़ौज के ऊपर यानी कंधे पर रख के बंदूकें चलाने की कोशिश की है, वो कोशिश तो उनकी नाकाम हो चुकी है। तो अब अगली कोशिश उनकी सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको कोई वे आउट ना दिया तो फिर सीधी जी गाल ने फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई होगी। खान साहब ने किसी को छड़ना तो है नहीं। खान साहब कहते हैं जी मैंने हारना नहीं सीखा और मैंने हमेशा जीतना सीखा है और अपनी आवाम को तसल्ली दे रहे हैं कि वो फ़िक्र न करें। खान जो डटा हुआ और खान जमा हो रहा है, खान वो खड़ा हुआ है, वो दोनों बाजू लहरा कर अपनी कामयाबी का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक आमिर डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ भी दावे किया करता था और वो कहता था कि मैं नाकाबिल शिकस्त हूँ, मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और उनके दावों में ये था कि जब मिसाइल चलता है या वो हिट करते हैं तो पता भी नहीं चलता किसी को। तो अकबर बुगटी उनकी मिसाल है कि अकबर बुगटी के साथ जब उनकी लड़ाई कह लें, मुहाजराई कह लें, झगड़ा शुरू हुआ और वो बात इस हद तक आगे बढ़ गई कि फिर इसमें अकबर बुगटी की शहादत हुई। तो और फिर 12 मई का वाक़या जो कि कराची का रहता है, जिसमें इस्लामाबाद में खड़ा होकर जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि मैं देखता हूँ कैसे उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो है वो कराची के अंदर निकलते हैं। तो वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कराची एयरपोर्ट से बाहर ही निकल सके थे और बाहर पूरा कराची जो है वो फसादात के लपेट में आ गया था और गोलियां चल गई थी, उसमें कई लोगों की मौत वाक़या हो गई थी। तो वो जो शख्स मुक्के लहराया करता था कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं बड़ा मजबूत हूँ, वो भी आज उस हालत में पड़ा हुआ है कि उसको देखकर यानी उंगलियां दांतों के तले दबाई जा सकती हैं। इबरत का वो नमूना बना हुआ है और अब उसके लिए मर्सी मांगी जा रही है, अपील की जा रही है कि उसको वो ज़िंदा लाश है तो उसको पाकिस्तान लाने की इजाज़त दी जाए ताकि उसकी पाकिस्तान में तदफीन हो सके। और वो जो मुल्क का सबसे ताकतवर मुतलकुल अनान किस्म का बात यानी बिला शिरकत गैरे, जिसके हुक्म के आगे समझ ले चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, वो भी इक़्तिदार में नहीं रहा। तो फिर बाकियों को समझ में आना चाहिए कि इक़्तिदार कभी किसी का नहीं हुआ और ये इक़्तिदार के में आने के बाद अगर आपकी गर्दन में सरिया है और आप ख़ुद को बहुत ताकतवर समझते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको वो दिन दिखाता है कि जिसमें आपकी वो ताकत जो है वो सारी छीन लेता है। तो इसी किस्म की ताकत लगता है खान साहब से छीनी जा चुकी है और खान साहब उस ताकत को हासिल करने के लिए आजी और इनकसारी की बजाय ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें उनके अंदर अभी गरूर और तकब्बर बाकी है। यानी वो अभी भी समझते हैं कि वो ताकत के बलबूते पर और अवाम को बेवकूफ़ बनाकर इक़्तिदार में आ जाएंगे। वो अपनी गलतियों से अगर सबक सीखते तो शायद ये नौबत ना आती। इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट है जिसमें सियासी रहनुमाओं के असासों की तफसीलात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक इमरान खान 14 करोड़, शहबाज शरीफ 24 करोड़ रुपये से ज़ायद, जबकि बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ रुपये के असासों के मालिक है। साल 2020 की रिपोर्ट है जिसमें इमरान खान के कुल असासों की मालियत उस वक्त 8 करोड़ थी, जबकि उन पर 7 करोड़ से ज़ायद का कर्ज था। 2021 के असासों के मुताबिक इमरान खान के ज़ुम्मे कुछ वाजिबुल अदा नहीं, यानी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपना कर्ज उतार दिया। तो एक अच्छी बात है कि उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद उनकी आमदन में इजाफा हुआ और उनका कर्ज उतर गया। उनकी गोशवारों में ज़मान पार्क, मियाँ वाली बक्कर में विरासती ज़मीनें हैं, जबकि बनी गाला का घर उन्हें तोहफे में मिला। ये जो 300 कनाल की ज़मीन है, बनी गाला का घर, इसको उन्होंने तोहफे में ज़ाहिर किया है। हालांकि सबको पता है ये घर खुद खान साहब ने तामीर किया और उसके लिए वो मनी ट्रेल भी लेके आते रहे जी कि फ़लाँ से मुझे पैसे लिए, मैंने बाहर कमेंट्री की, मुझे उसके पैसे मिले। उनके पास ग्रैंड हयात इस्लामाबाद टावर में एक फ़्लैट 1 करोड़ 19 लाख रुपए का भी है। उनका कारोबार कोई नहीं है, उन्होंने अपने कारोबार के खाने में कोई कारोबार नहीं लिखा और उन्होंने कहा कि उनके पास कोई ज़ाती गाड़ी भी नहीं है, जबकि बैंक बैलेंस 6 करोड़ 3 लाख रुपए से ज़ायद है और उनके $2 अकाउंट्स हैं जिनमें 3 लाख
$29,000 हैं। तो खासब के एहसासों में 2 लाख रुपये मालियत की 4 बकरियां और 5 लाख मालियत का फर्नीचर है, जबकि उनकी अहलिया के पास 341 कनाल की पाक पतन में 2 मुख्तलिफ ज़मीनें, जबकि बुशरा बीबी उनका बनी गाला इस्लामाबाद में 3 कनाल का घर है। शहबाज शरीफ के साथ से भी बताए गए हैं, उनके साथ से 14 करोड़ यानी उनके सासों के मुताबिक वो 14 करोड़ से ज़ायद के मकरूज़ है और ये कर्ज उन्होंने अपने बेटे सुलेमान शहबाज से ले रखा है, यानी कर्जी गल कर्जी रह गई। शहबाज शरीफ के पास 2 गाड़ियाँ और 2,74 करोड़ का बैलेंस है। बैरून मुल्क वो 13 करोड़ रुपए असासों के मालिक है और उनकी बेगमात नुसरत शहबाज और तमीना दुरानी के असासे भी उन्होंने जाहिर किया, जिसके मुताबिक नुसरत शहबाज 23 करोड़ रुपये जबकि तमीना 57 लाख रुपए के असासों की मालिक है। बिलावल भुट्टो सबसे ज़्यादा अमीर है, 1 अरब 60 करोड़ के असासे हैं। उनके ज़ुम्मे 3,34,000 रुपये वाजिबुल अदा भी है और उनका बैरून मुल्क कारोबार भी है। उनका बैंक बैलेंस 12 करोड़ से ज़ायद का है। इसके अलावा उनके जो वालिद हैं आसिफ अली जरदारी, जो के ज़माने में जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो कोई काम उनकी मर्ज़ी और उनकी आशीर्वाद के बगैर नहीं होता, उनके असास से 71 करोड़ 42 लाख रुपए हैं। इनका बैरून मुल्क कोई कारोबार नहीं है। जबकि PTI की शाह महमूद कुरैशी, उनके असास से 96 करोड़ हैं और साबिक़ स्पीकर असद कैसर वो 8.5 करोड़ से ज़ायद के असासों के मालिक हैं। उमर अयूब 1 अरब 19 करोड़ के असासे हैं। साबिक़ वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक उनके 16 करोड़ 71 लाख के असासे हैं और वो 2 करोड़ 56 लाख के मकरूज़ भी हैं। असद उमर 68 करोड़ 71 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। उन पर 11 करोड़ 12 लाख का कर्ज भी है। जबकि शेर रशीद 12 करोड़ 98 लाख रुपए असासों के मालिक हैं और उन्होंने 10 करोड़ रुपये ज़मीन फ़रोख्त करने के बाद एडवांस भी ले रखा है। तो ये असासों में तमाम यानी वज़रा आला के साथ से भी बताए गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा अमीर जो KPK के महमूद ख़ान है, जो लाहौर लश्कर लेके खान साहब के साथ बाहर निकले थे, उनके हिसाब से 2 अरब के हिसाब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, उनकी करोड़ों की जायदाद और नकदी है। जबकि अब्दुल कद्दूस बज़ंजो साहब ये उसी तरह उनकी हालत कमज़ोर है जिस तरह उनके सूबे की है, यानी उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं है। तो महमूद खान के हिसाब से 2 अरब 33 करोड़ के है, बैंक अकाउंट में 19 करोड़ है और ज़मीन की फ़रोख्त के वजह 8 करोड़ 79 लाख मिले हैं। अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो के घर की मालियत 20 लाख है। माइनिंग कंपनी बंद हो चुकी है, उनके पास 1 लाख रुपए नकद है, अकाउंट में 15 लाख रुपए है। मुराद अली शाह का DHA में घर है, 1 करोड़ 15 लाख रुपए का, वैसे उन्होंने बेच दे, 1 करोड़ 15 लाख का घर DHA में अवेलेबल ही नहीं होता। बेटी के नाम DHA कराची में 3 करोड़ मालियत के 2 प्लॉट हैं और 2 गाड़ियाँ भी हैं। बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपये, एहलिया के पास 100 तोले सोना है। ये सारी जायदाद यानी इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जाहिर कर दिया और ये कौम के सामने रख दिया कि आपके किस्मत के मालिक सियासतदानों के पास क्या कुछ है। ये असासे वो है जो कि ख़ुद सियासतदान डिक्लेयर करते हैं। ये इन असासों में कोई हकीकत नहीं होती। ये वो असासे जो बज़ाहिर दुनिया को दिखाने के लिए ज़ाहिर किए जाते हैं, इसलिए ज़ाहिर किए जाते हैं। और वैसे भी सियासतदान अपने नाम पर जायदादें नहीं रखते। ये जायदादें उनकी बेटी, बीवियों, बच्चों या अहले खाना या फिर जो उनके फ्रंट मैन होते हैं उनके नाम पर होती है, जिन्हें और बहुत सी जायदादें बेनामी होती है, यानी और लोगों के नाम पे जायदाद होती है और वो होती आपके ही है। इसमें बहुत से लोग हैं, खान साहब की भी बहुत सारी जायदादें ऐसी होगी जो उनके नाम पर नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब की भी बहुत सारी जायदादें जो उनके नाम पर नहीं है, अब तो खैर उनके नाम पर भी हैं और वो भी वज़ीर आला बनने के बाद खासे अरबपति हो चुके हैं। पहले उनकी तो गांव में बिजली भी नहीं थी और उनको सादा से यानी देहाती किस्म के इलाके के रहने वाले थे, लेकिन अब माशाल्लाह वो भी करोड़ों और अरबों में खेलते हैं। और ये सारे सियासतदान, कोई कहता है अवाम 2 की बजाय 1 रोटी खा ले, कोई कहता है चाय के 2 कप प्यालों की बजाय 1 कप प्याला पिए। तो ये पाकिस्तान की सियासत का हाल है। तो अगली खबर पंजाब के बजट के हवाले से पंजाब असम्बली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया, जिसके नतीजे में असम्बली की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म हो गई है। ये आलमोस्ट पंजाब के अंदर समझ लें कि गवर्नर राज लग गया है। इसे गवर्नर राज कहें या क्या कहें, क्योंकि 2 दिन असम्बली में बजट पेश नहीं हो सका तो हुकूमत ने स्पीकर और सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात जो है वो सलब कर लिए, महदूद कर दिए हैं। और पंजाब कबीना की सिफारिश पर गवर्नर पंजाब ने 3 ऑर्डिनेंस जारी किए, जिसके तहत सरकारी अफसरान को सज़ा देने का स्पीकर का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया है। बड़ी ख्वाहिश थी चौधरी फजल की चीफ सेक्रेटरी पुट्ठा लटका दें, उसको IG पंजाब को लटका दें,
कि उन्होंने उनके उन हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और उनके लोगों को जो कि उन पंजाब असम्बली के अंदर जब वज़ीर आला का इलेक्शन हो रहा था तो वो जो वहाँ पे तमाशा लगाने आए थे उनके लोगों को रोका। तो वो इस बात के से सख्त नाराज़ है कि उनकी वजारत आला की राह में जो रुकावट बने हैं सबसे ज़्यादा वो उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी और आईजी बने हैं। तो उनकी ख्वाहिश थी उनको बुला कर सज़ा दी जाए, तो उनको सज़ा देने का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया। तो बजट पेश हो गया। अब बजट पेश करने के बाद की ज़रूरत रहेगी चौधरी फजल दी। अगर चौधरी फजल बहैसियत स्पीकर ये पार्लियामेंट के अंदर यानी सूबाई जो पंजाब असम्बली है उसके अंदर अगर बजट पेश करने देते तो उनकी इज़्ज़त होती, लेकिन उन्होंने समझा कि नहीं, थप्पड़ खा के ही सुकून मिलेगा। तो फजल को भी यानी ये आदत ही बन गई है बाद लोगों की, और पिछली हुकूमत और उससे वाबस्ता लोगों की आदत बन गई है कि वो तब तक ओहदा नहीं छोड़ते, वो तब तक इख्तियारात नहीं छोड़ते जब तक उनको बाकायदा फैंटी ना पड़े। वो फैंटी फिज़िकली हो या फैंटी किसी और तरीके से पड़े। वो गवर्नर पंजाब थे उमर चीमा साहब, वो जाने को तैयार ही नहीं थे। वो उनको 2 दिन के लिए गवर्नरी क्या मिली, वो उसके अंदर जफा डाल के बैठ गए। बड़ी तारीफ़ें मैं किया करता था उनकी, इसलिए कि वो पीटीआई के नज़रियाती कारकुन है, लेकिन उनका भी हाल है। और फिर फजल साहब वो स्पीकर पंजाब असम्बली है और वो भी जफा डाल के बैठे हुए हैं, मैं असम्बली का इजलास नहीं होने दूंगा, बजट नहीं पेश होने दूंगा। तो और पे आ जाए बजट हो गया। तो पंजाब कबीना की सिफारिश पर जब इन्होंने इख्तियार जो किए उनमें एक तो स्पीकर को सजा दे दिया इख्तियार, दूसरा सेक्रेटरी असम्बली को भी के भी लाभ महदूद इख्तियारात ख़त्म कर दिए हैं और गज़ट नोटिफिकेशन जारी करके ये इख्तियारात सेक्रेटरी कानून को दे दिए गए। जो सेक्रेटरी असम्बली के पास इख्तियार होते हैं वो सेक्रेटरी कानून के पास चले गए। अब इजलास जो है वो सेक्रेटरी कानून बुलाएगा और वो इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी करेगा। इजलास को डी नोटिफाई करना सेक्रेटरी असम्बली का इख्तियार होगा। तो अब उसके बाद क्या हुआ, सेक्रेटरी कानून अहमद रज़ा सरवर ने सेक्रेटरी असम्बली के हैसियत से इख्तियार संभाल लिए हैं। तो अब वो काफ लीग और पीटीआई मिलके बैठे हुए हैं कि जी ये देखिए आर्डिनेंस ला रहे हैं और पंजाब असम्बली की खुद मुख्तार हैसियत को ख़त्म कर दिया गया है, तो हम कानून साजी करेंगे इसके ख़िलाफ़। तो करें कानून साजी और रौला डाला जा रहा है कि आर्डिनेंस से हुकूमत चलाई जा रही है। खुद हमारी जो एक आर्डिनेंस फैक्ट्री पिछले हुकूमत ने खोली हुई थी, वो जनाब आरिफ अलवी साहब, उनके पास और कोई काम ही नहीं था। वो दे आर्डिनेंस पे आर्डिनेंस, जितने आर्डिनेंस उन्होंने जारी किए हैं इतने तो वो क्या कहते हैं कि मुर्गी अंडे नहीं देती। और हर रोज़ वो एक आर्डिनेंस जारी करते थे, बल्कि एक दिन में 2 आर्डिनेंस भी जारी किए उन्होंने। और अब वो रह गए हैं आरिफ अलवी साहब, उनको भी रास नहीं है और वो भी इख्तियारात, वो भी हर मामले में रुकावट डालना अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझते हैं। तो अल्लाह ताला उनका भी भला करे और लगता ही है कि उनका भी इस तरह का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा। और इक़्तिदार पे जो कब्ज़ा है ना, वो अभी तक पिछली हुकूमत बहुत सी जगहों पे कब्ज़ा डाल के बैठी हुई है और जो नई आने वाली हुकूमत है वो कब्ज़ा भी छुड़ा रही है और वो मुल्क चलाने की कोशिश भी कर रही है। तो ख़ास अब जो ये कहते थे कि जी मैं नया इलेक्शन चाहता हूँ, अब वो इलेक्शन के हवाले से भी उनकी जो स्ट्रेटजी है वो लोगों को समझ में नहीं आती कि अगर आपने इलेक्शन में जाना है तो आप खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत ख़त्म करें, पंजाब से अपने अरकान असम्बली से के इस्तीफ़े दें, तो हुकूमत पे प्रेशर पड़ जाएगा और जब एक बड़ी जमात बाहर होगी तो इलेक्शन हो जाएंगे, फिर लोगों पर दबाव पड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने बड़े सियाने हैं, उन्होंने एक टाक रखी हुई है कि ताकि वो उनको जो प्रिविलेज हैं वो उनसे वेव ऑफ ना हो जाएँ। कौमी असम्बली में उनके अरकान के अभी तक इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, उनको जाने नहीं दिया गया कि जी वो बेचारे स्पीकर बैठे होते थे कि हमारे पास आए बताएं लोग कि जी उनका इस्तीफ़ा मंजूर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया है तो मंजूर कर लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं किया गया। तो एक स्टेटस को है जिसमें ख़ान साहब हुकूमत में है भी और नहीं भी, और ख़ान साहब कहते हैं साजिश हुई है और वो नहीं भी हुई, और ख़ान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे और वो नहीं भी करेंगे, और ख़ान साहब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें लॉन्ग मार्च की इजाज़त दे और वो जुडिशल कमीशन बना के मरासले की तहक़ीक़ात कराए ताकि वो अपनी सियासी जो दुकान है वो चला सके। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें अपना मैदान देने के लिए फ़िलहाल तो आमादा नज़र नहीं आती। आगे चलकर पता नहीं कि कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई डिसीजन ले ले, क्योंकि ये 2 इम्पॉर्टेंट मामले हैं, एक IMF से लोन और दूसरा 17 जुलाई को पंजाब के अंदर जो बाई इलेक्शन होने हैं। बाई इलेक्शन में ये पता चलेगा कि अवाम किसके साथ है, महंगाई के बावजूद भी क्या अवाम मौजूदा हुकूमत के साथ है या ख़ान साहब चले गए। अगर ख़ान साहब के साथ चले गए तो वजन उनके पलड़े में पड़ जाएगा, और IMF से अगर पैसे मिल गए तो हुकूमत बच जाएगी और आगे चलती रहेगी। और अगर IMF ने फिर कोई पंगा ले लिया, कोई पैसे न दिए,
तो फिर बोलो नाम हो जाएगा। फिर खान साहब डिमांड करें ना करें, सुप्रीम कोर्ट चाहे ना चाहे, फ़ौज चाहे ना चाहे, फिर इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। ये ऐसा सोचा और समझा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है, और वो कहानी ये है कि थोड़ा गल्ला नहीं रही नाकामियों के बावजूद भी इस हुकूमत को चलाने का अज़म कर लिया गया है कि इसको चलाना है। भावें इन्होंने लोग बुरा कहन, भावें अच्छा कहन, जो मर्ज़ी कहन, इनसे ही काम लिया जाएगा और अगले जो 1.5-2 साल है इन्हीं से काम चलाया जाएगा। ये ख़बर खान साहब के लिए अच्छी नहीं है, और इसी वजह से खान साहब को जो है ना वो इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें क्या। वो हाथ में बड़े मार रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पास ना वो सियासत की बारीकियां समझने वाले लोग मौजूद हैं, न सियासत की चालें चलने वाले लोग मौजूद हैं। उनके यहाँ वो लोग हैं जिनके मुंह को और वो सिर्फ बोलने की आदी हैं। तो अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।